प्यारे बच्चों नमस्कार। अ, हम सबको पता है कि बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं और बोर्ड्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों में उनमें बहुत ही एक डर का माहौल भी होता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अगले 2-3 वीडियो में ऑर्गेनिक के सभी टॉपिक्स को कवर करने के। और अगर आप उनको पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे तो आपके 100% सारे क्वेश्चंस सही होंगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड से, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एल्काइल हैलाइड होता है कि कार्बन चेन, जो सीधी कार्बन चेन होती है उस पर हैलोजन जुड़ा होना, और बेंजीन पे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो तो होता है एराइल हैलाइड। हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी एक हो सकता है। अब हम जानते हैं कि हैलोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, अपनी तरफ वो खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण ये बॉन्ड पोलर हो जाता है, इसमें पार्शियल चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये पोलर हो जाता है, हैलोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, वो अपनी तरफ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसलिए उसकी पोलैरिटी भी सबसे ज़्यादा होगी और उसका डाइपोल मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड भी सबसे स्ट्रांग होगा, यानी उसको तोड़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है, यानी उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। अब हम कैसे बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को? तो देखिए, सबसे पहला तो तरीका है कि एल्कोहल से बनाना बहुत आसान है। एल्कोहल में OH वो निकल जाए और उसकी जगह हैलोजन वो जुड़ जाए। ठीक है सर। अब क्या हो रहा है, जब भी एल्कोहल बाहर निकलेगी तो एल्कोहल निकलती है OH माइनस के फॉर्म में, यानी पीछे क्या बचेगा, R पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, यानी कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और 1 डिग्री सबसे कम, इसलिए यानी यहाँ पे एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ये, कि 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अब बनाने के तरीके में एक तो आता है ये ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl को। ठीक है, ये क्या काम में आता है, क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगी, इसलिए फास्ट टर्बिडिटी। 2 डिग्री है वो और धीरे रिएक्शन शो करेगी, यानी स्लो टर्बिडिटी। और 1 डिग्री है वो तो रिएक्शन बिल्कुल ही शो नहीं करती, इसलिए नो टर्बिडिटी में वो क्वेश्चन आता है। हम एल्कोहल में इसको आगे पढ़ेंगे। NaBr में भी OH हट जाएगा, Br जुड़ जाएगा। PCl3 और PCl5 तो हम P ब्लॉक में भी पढ़ चुके हैं, बनाने के तरीके होते हैं। रेड फॉस्फोरस और X2 से भी हम बना सकते हैं। इनमें से ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है SOCl2 का। क्यों? बिकॉज SO2 और HCl है वो गैसेस के फॉर्म में निकल जाती हैं, तो मेरा प्रोडक्ट मुझे सबसे आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन की रिएक्शन कराई, एक Cl जुड़ गया, एक HCl के फॉर्म में निकल गया। ये एक अच्छा मेथड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए, एक से ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट हैं, यानी एक अच्छा मेथड नहीं है बनाने का। एल्कीन से, डबल बॉन्ड से जब हम बनाते हैं तो मैं HX को ऐड करता हूं, तो HX को ऐड करना, एक पे H एक पे X, डबल बॉन्ड टूट गया। बट जब एसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तब HX को जब भी हम जोड़ेंगे तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। दिस इज नोन एज मार्कोवेनिकोव रूल। ठीक है, यहां पे मैं ये बात भी बता दूं कि अगर HBr इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मिल जाए तो ये होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल, यानी Br वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ज़्यादा। ठीक है, ये हमारी प्रिपरेशन हो गई। फिर एक साथ भी मैं 2 हेलोजन को जोड़ सकता हूं, यानी ब्रोमीन वाटर, दोनों पे एक एक Br जुड़ गया डबल बॉन्ड पे। इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रोमीन ऐड करूंगा तो उसका लाल कलर हल्का पड़ जाएगा, यानी डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर को टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए भी काम में लिया जाता है। अगला जो रिएक्शन है वो है कि पहले से ही मेरे पास एल्काइल हैलाइड हो। अभी जितने भी हमने मेथड देखे उनमें हम डायरेक्ट आयोडाइड या फ्लोराइड नहीं बना सकते, बट पहले से अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड है उसमें मैं क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा के आयोडीन भी जोड़ सकता हूं और फ्लोरीन को भी जोड़ सकता हूं। तो जब मैं फ्लोरीन को जोड़ूंगा तो उसको बोला जाएगा स्वार्ट्स रिएक्शन, और जब मैं आयोडीन को जोड़ूंगा उसको बोला जाएगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें ड्राई एसीटोन को इसलिए काम में लिया जाता है ताकि इस
NaX को हटाया जा सके और फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप किया जा सके। सिंपल। अब फिर एराइल हैलाइड बनाने का एक तरीका ये होता है कि भाई बेंजीन के ऊपर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दें। 11th में भी आपने पढ़ा होगा बेंजीन की रिएक्शन Br2 प्लस FeBr3 के साथ कराएंगे, ठीक है, तो बेंजीन पे Br जुड़ जाएगा, वही रिएक्शन है ये। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है सैंडमेर रिएक्शन। तो सैंडमेर रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं। तो एनिलीन, ये होता है एनिलीन, इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HX के साथ कराते हैं 273 से 278 केल्विन पे, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। फिर उसकी रिएक्शन अगर मैं CuCl, CuX बोल दीजिए या CuCl बोल दीजिए, वो कराता हूं, तो ये यहाँ पे बेंजीन पे वो X जुड़ जाएगा जो यहाँ पे जोड़ रखा है, तब उसको बोला जाता है सैंडमेर रिएक्शन। बट हल्का सा अंतर कर दिया जाए, यानी Cu प्लस HCl लिख दिया जाए, तब उसको बोला जाता है गटरमान रिएक्शन। तो देखिए दोनों को आप साथ में पढ़ना, ठीक है। CuCl तो सैंडमेर, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो गटरमान रिएक्शन। इसी तरीके से मैं Ki के साथ रिएक्शन करा के आयोडाइड भी बना सकता हूं, सिंपल एज दैट। तो ये सारे प्रिपरेशन हो गए। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना कि बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं, वंडरवाल बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और वंडरवाल बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है मास पे। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, यानी साइज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो वंडरवाल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बट ब्रांचिंग अगर आपने कर दी, देखिए तीनों का, अगर इन तीनों का मोलर मास आप देखोगे तो बराबर है, बट ब्रांचिंग करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। क्यों? क्योंकि वंडरवाल बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल सीधा होगा उतनी ज़्यादा होगी, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए वो वंडरवाल बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पैराडाइक्लोरो जो बेंजीन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा क्यों होता है? ये देखिए ये रहा। तो उसका कारण है उसकी सिमेट्रिकल शेप, उसकी सिमेट्रिकल शेप होने के कारण वो सॉलिड में सही तरीके से फिट हो जाती है, इसलिए उसका ज़्यादा होता है। सिंपल। सॉलिबिलिटी, तो देखिए एल्काइल हैलाइड जो छोटी साइज़ के होते हैं वो तो थोड़े बहुत घुल जाते हैं, ठीक है, बट बड़ी साइज़ के जो, बिकॉज आपको पता है कार्बन चेन जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही हाइड्रोफोबिक होगी। कार्बन चेन कभी भी पानी में घुल नहीं सकती, वो हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है जैसे जैसे आप एल्काइल हैलाइड की साइज को बढ़ा दोगे। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शन में बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, इस पे क्वेश्चन 100% आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिंपल सी बात है, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पहले से जो जुड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल है वो हट जाएगा, सिंपल। अब कितने तरीके के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं? NaOH, H2O, इनमें तो OH माइनस जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। NaOR में OR जुड़ता है, NaI में I जुड़ता है, NH3 में NH2 जुड़ता है, ठीक है। ये चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जब मैं KCN के साथ रिएक्शन कराता हूँ एल्काइल हैलाइड की, तब तो साइनाइड बनता है, AgCN के साथ कराता हूं तब आइसोसाइनाइड क्यों बन जाता है साइनाइड की जगह? तो उसका कारण ये है, वही इसका कोवलेंट नेचर है। AgCN ज़्यादा कोवलेंट होता है तो ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ये बीच वाला, इसलिए इसके पास ऑप्शन कहाँ से रहता है? सिर्फ नाइट्रोजन से जुड़ने का रहता है। तो जब वो नाइट्रोजन से जुड़ता है तो वो आइसोसाइनाइड बना देता है, ठीक है। बट जब KCN होता है वो मोर आयनिक होता है, बॉन्ड टूट जाता है तो CN फ्री हो जाता है। और आपको पता है सेम बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है। ये चीज़ यहाँ पे भी आ गई, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है। तो वही AgNO2 में Ag मोर कोवलेंट होता है, ये यहाँ से टूटेगा नहीं, ये यहाँ से नहीं टूटेगा, तो यानी O से तो नहीं जुड़ सकता, ये सिर्फ किससे जुड़ सकता है? N से जुड़ा तो नाइट्रो। KNO2 में ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, तो ये किससे जुड़ सकता है? O से भी जुड़ सकता है, इसलिए इसमें क्या बन गया? नाइट्राइट, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसके दो पार्ट होते हैं, SN2 और SN1। 2 मतलब सेकंड ऑर्डर, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी देखिए
यहाँ पे देखिए छाते की पोजीशन ऐसे थी, ऐसे। जैसे ही प्रोडक्ट बना, देखिए न्यूक्लियोफाइल दूसरी तरफ से अटैक करता है, पहले वाला न्यूक्लियोफाइल तो ये रहा, ये दूसरी तरफ से अटैक करता है, तो देखिए छाते की पोजीशन बदल गई। ये अब बॉन्ड इधर आ गए, इसमें इधर थे, ठीक है, अब ये इधर आ गए, तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी अगर वो पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो वो लिवो रोटेटरी बन गया, और अगर वो लिवो रोटेटरी था तो वो क्या बन गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सॉरी। अब देखिए बात करते हैं हम इसकी रिएक्टिविटी कि भाई SN2 है वो कैसे रिएक्टिविटी। देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक आ रहा है यहाँ पे, तो जितना ज़्यादा इसको इस कार्बन तक पहुंचने का रास्ता खुला खुला होगा वो उतनी जल्दी पहुंच जाएगा। अब 3 डिग्री देखिए, भीड़ ही भीड़ है, बेचारा न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं पहुंच सकता। मिथाइल है, बहुत आसानी से पहुंच सकता है, इसलिए SN2 में मिथाइल हैलाइड होता है, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। इसको बोला जाता है स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब आता है SN1। तो SN1 यानी फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों हुआ? बिकॉज ये रिएक्शन 2 स्टेप में चलती है। पहले में तो हेलोजन हटता है, हेलोजन हटता है तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। अब ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, ये पहला स्टेप स्लो होता है, और जो भी स्लो स्टेप होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। तो यानी ये सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए डिफरेंस के पॉइंट हो गए ये रहे आपके। जो SN1 है वो फर्स्ट ऑर्डर है, यानी अगर आप उसका रेट लॉ लिखोगे तो उसमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड है। SN2 में जो रेट लॉ है उसमें एल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। इसमें जो आपका 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है, ये सिंगल स्टेप में होता है। इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, SN1 में बना है ना ये रे, SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बना था, नो इंटरमीडिएट, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। इसमें रेजिमिक मिक्सचर बना था। क्या होता है अभी बात करेंगे। इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैं बता चुका हूँ, डेक्स्ट्रो है वो लीवो रोटेटरी और लीवो है वो डेक्स्ट्रो। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बेंजाइल एलाइल, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बिकॉज कार्बोकैटायन 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल। बेंजाइल और एलाइल सबसे आगे क्यों आए? बिकॉज इनमें रेजोनेंस पाया जाता है इन दोनों में, और रेजोनेंस के कारण ये भी स्टेबलाइज कर देते हैं अपने कार्बोकैटायन को, इसलिए SN1 में बेंजाइल, एलाइल, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और सबसे कम मिथाइल, जबकि SN2 में सबसे ज़्यादा मिथाइल। अब हम बात करेंगे कि ये क्या है, ये रेजिमिक मिक्सचर और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, जब मैं प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डालता हूं और इस प्लेन पोलराइज लाइट की प्लेन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब ये कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और अगर मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर या किसी कंपाउंड पे प्लेन पोलराइज लाइट डालता हूं और उसकी प्लेन चेंज हो जाती है, प्लेन कैसे चेंज हो जाती है, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाता है, अगर वो क्लॉकवाइज में जाएगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और एंटी क्लॉकवाइज में तो वो लीवो रोटेटरी। अब बात ही आती है सर आप पता कैसे करोगे कि ऑप्टिकली एग्जाम में आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट थोड़ी होगी, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है आप उस कार्बन के अंदर एसिमेट्री ढूंढो। एसिमेट्रिकल कार्बन मतलब उस कार्बन के साथ चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, जैसे A, B, X और Y चारों अलग अलग हैं, तो ऐसे कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन। ए कायरल मतलब जिसमें सिमेट्री हो उसको ए कायरल बोला। तो जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग होंगे, अगर आप उसको मिरर के आगे रखोगे तो उसकी मिरर इमेज और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। जैसे आप ये देखिए, ये हाथ है, इसकी इमेज ये रही, अगर मैं इस हाथ को इसके ऊपर उठा के रखूँगा तो देखिए इसका अंगूठा यहाँ आ जाएगा, यानी ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। इस पैर को देखो, इधर इसकी छोटी वाली अंगुली है तो इधर इसका क्या है, अंगूठा, यानी अगर मैं इसको रखूँ इसके ऊपर तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, यानी ये कायरल हैं, इनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करती, और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। और नॉन कायरल हैं, उनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाती है, इस ग्लास के ऊपर ये ग्लास फिट हो जाएगा, इस सर्कल पे ये सर्कल फिट हो जाएगा, तो ये है ऑप्टिकली
एक्टिव, इनएक्टिव सॉरी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, उनके जो दोनों फॉर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास, जैसे ये वो कंपाउंड और ये उसकी मिरर इमेज, इनको एक साथ बोला जाता है इनेंशियोमर्स। ये देखिए, द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू द नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। ठीक है, उनमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा क्या होगा आपका, लीवो रोटेटरी होगा। ठीक है, अब बात क्या करते हैं, अब जिसमें अगर 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और 50% लीवो रोटेटरी है, ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है, रेजिमिक मिक्सचर बोला जाता है। तो SN1 में रेजिमिक मिक्सचर क्यों बनता है, उसका कारण यहां छुपा है। देखिए, अब ये X यहां पे जुड़ा हुआ था, अब यहां पे देखिए जो Y है ये वहीं जुड़ा है जहां पे X जुड़ा हुआ था, तो इसको बुलाया था रिटेंशन, यानी जैसा था वैसे का वैसे। जबकि यहां पे Y जो जुड़ा है वो X से दूसरी जगह जुड़ा है, तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन। तो यानी SN1 के अंदर 50% संभावना तो होती है रिटेंशन की और 50% संभावना होती है इन्वर्जन की, इसलिए इसमें क्या बनता है, रेजिमिक मिक्सचर बनता है। और SN2 में क्या होता है, छाते की पोजीशन बदल जाती है, यानी इन्वर्जन। ये रहा देखिए, इसलिए उसमें क्या पाया जाता है, इन्वर्जन। और SN1 में क्या पाया जाता है, 50%। देखिए यहाँ पे Br था, ये था Br। अब ये OH वहीं जुड़ा है जहाँ पे Br जुड़ा हुआ था, तो इसको क्या बोला जाएगा, रिटेंशन 50%। जबकि 50% में दूसरी जगह जुड़ा है अपोजिट, तो इसको क्या बोला जाएगा, इन्वर्जन। तो इसको बोला जाता है रेजिमिक मिक्सचर। तो ये पूरी की पूरी आपकी SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 को मैंने समझा दिया है। अब है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन में भी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कैसे बोलते हैं, ये कार्बन चेन होती है, इसके एंड में हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको अल्फा बोला जाता है, नेक्स्ट वाले को बीटा, उससे वाले को गामा। तो इस बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ बीटा हाइड्रोजन, यानी बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो बीटा हाइड्रोजन, ये दोनों निकलते हैं, यानी HX निकलता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है। और इसकी जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH HX को निकाल देता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेडजेफ रूल होता है। सेडजेफ रूल क्या होता है, जब आपके पास दो बीटा हों, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, ठीक है, तो ये तो हो गया अल्फा कार्बन, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो अगर वो यहाँ वाला अगर आपका हाइड्रोजन निकलता है तो ये बनेगा, ठीक है, और अगर वो यहाँ वाला हाइड्रोजन निकलता है तो ये बनेगा। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसको बोला जाता है मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, यानी ऐसी एल्कीन जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं, या मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, वो ज़्यादा स्टेबल होती है। जबकि इस एल्कीन के देखिए एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ नहीं है, इसलिए इसको हम लेस स्टेबल मानते हैं, और यही होता है हमारा सेडजेफ रूल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको बता देते हैं कि एक रिएक्शन आती है, जैसे मान लीजिए आपके पास से इसको मैं, ठीक है, जैसे आपके पास थी ये CH3 CH2 Br, ठीक है, इसकी रिएक्शन में एक तो कराता हूँ एक्वस KOH, ठीक है, हल्का सा फर्क है बट ज़बरदस्त, और एक कराता हूँ एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH में तो आपने देखा ही है कि Br यहाँ से हटेगा, H यहाँ से हटेगा, तो HBr निकल गया और क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बीटा एलिमिनेशन। जबकि एक्वस KOH अगर आ गया, यानी सब्सटीट्यूशन, यानी ये CH3 CH2 और क्या बन जाएगा, OH। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एग्जाम में हल्का सा वो एक्वस है या वो एल्कोहलिक है, इससे हमारी सारी कहानी ही चेंज हो जाती है। तो आई होप कि ये जो पहला वीडियो लेक्चर है इस सीरीज़ का आपको समझ में आया होगा। जल्द ही हम इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो है वो लाएंगे। तब तक के लिए बच्चों लगे रहो, मेहनत करते जाओ।
नो डाउट शानदार रिजल्ट आप लोग लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।